This is Rabbit Thief, and today we are going to learn about dyspnea. Definition. Dyspnea is defined as a term used to characterize subjective experience of breathing discomfort that consists of qualitatively distinct sensations that vary in intensity. Now, this is the definition which is recognized by American Thoracic Society as well as the Harrison's Principles of Internal Medicine and Davidson. I know this is a mouthful of definition. We will break this down in parts to understand it better. Now, in medical school, Viva's examiners often look for specific keywords like subjective experience, qualitatively distinct, and varying intensity. Subjective experience simply means what the patient is feeling and describing you. Dyspnea is whatever the patient says it is. For example, आपके पास कोई patient आता है normal respiratory rate के साथ, oxygen saturation भी जिसकी normal होती है, but then the patient still tells you that they feel breathless, they can't really breathe. So you must treat the sensation, not just the numbers. इसके अलावा क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट सेंसेशंस का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट सेंसेशन लिटरली मीन्स इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट न्यूरल पाथवेज. इसमें कीमो रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मेकेनो रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो पेशेंट को डिस्निया में डिफरेंट सेंसेशंस फील कराते हैं. जैसे चेस्ट टाइटनेस भी फील होती है डिस्निया में, एयर हंगर भी फील होता है पेशेंट को. इसके अलावा वेरीज इन इंटेंसिटी. इट वेरीज इन इंटेंसिटी, इसीलिए हम स्केल्स यूज़ करते हैं. MMRC स्केल होता है विच आई विल डिस्कस लेटर ऑन. इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम देखते हैं कि पेशेंट को कितनी इंटेंसिटी के साथ डिस्निया प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट. लाइक इज़ इट वेरी लो और इज़ इट वेरी हाई. एंड इट ऑल्सो गिव्स अस द बेनिफिट ऑफ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. हम मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है इज़ इट हेल्पिंग इन इम्प्रूवमेंट और इज़ इट नॉट हेल्पिंग इन एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट. चेस्ट टाइटनेस पेशेंट को अगर फील होती है तो इट इज़ ऑफन रिलेटेड टू एस्मा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. क्लिनिकल सेटिंग में आपको पेशेंट आकर कहेगा कि उसे चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है एंड ही वुड ऑल्सो फील ब्रीथलेस बिकॉज उसे डिफरेंट सेंसेशंस फील होंगी एज आई डिस्क्राइब्ड बिफोर. इंक्रीज्ड एफर्ट, पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि उससे इंक्रीज्ड एफर्ट के साथ सांस लेनी पड़ रही है. दे कैन नॉट रियली ब्रीथ फाइन. ये अगर पेशेंट ऐसा आता है तो वो ऑफन टाइम्स COPD या फिर न्यूरोमस्कुलर वीकनेस का पेशेंट होता है. उसके अलावा एयर हंगर, गास्पिंग, पेशेंट गास्प कर रहा होता है, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और उसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है, नीज़ पर उसके हाथ होते हैं और वो तेज़ तेज़ सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है. दिस इज़ ऑफन अ साइन ऑफ हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म. नाउ टाइप्स ऑफ डिस्निया. डिस्निया के टाइप्स में फर्दर डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगी. ऑर्थोपनिया होती है विच इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन द पेशेंट इज़ लाइंग फ्लैट ऑन अ फ्लैट surface. Paroxysmal nocturnal dyspnea, which simply refers to the condition where patient wakes up in the middle of the night, waking up gasping 1 to 2 hours after falling asleep. और उसके अलावा प्लेटपीनिया होती है जिसमें पेशेंट फील डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन ही इज़ सिटिंग अप बट इट इज़ रिलीव्ड बाय लाइंग डाउन. अब डेविडसन में डिस्निया की हमें और क्लासिफिकेशन भी दी गई है, अक्यूट एंड क्रॉनिक. अक्यूट क्लासिफिकेशन बेसिकली ये हमें स्पीड ऑफ ऑनसेट की क्लासिफिकेशन दी गई है. इट मेक्स अवर हिस्ट्री टेकिंग सेक्शन समवॉट ईजियर. अक्यूट मिनट्स टू आवर्स में डेवलप होती है और ये कॉमनली पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, अक्यूट एस्मा, अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, एनाफिलैक्सिस से रिलेटेड होती है. उसके अलावा क्रॉनिक होती है जो वीक्स या फिर मंथ्स में डेवलप होती है, COPD वगैरह से एसोसिएटेड होती है. COPD हो गई, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गई, क्रॉनिक हार्ट फेलियर और अनीमिया. Now, what is orthopnea? Orthopnea is defined as dyspnea that occurs when a patient is lying flat, supine position में जब patient होता है, and it is relieved by sitting up or standing. Now, the examiner might just ask you, why does this happen? Why does the patient feel dyspnea when he is lying flat on a flat surface? You would have to explain redistribution of fluid. Redistribution of fluid mechanism होता है orthopnea का. इसमें क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से व्हेन अ पेशेंट इज स्टैंडिंग अप ब्लड पूल्स इनटू द लोअर एक्सट्रीमिटीज़. लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जब ब्लड पूल कर जाती है एंड देन द पेशेंट इज गोइंग टू लाई ऑन अ फ्लैट सरफेस, ग्रेविटी विल नो लॉन्गर कीप द ब्लड डाउन. अबाउट 500 milliliter to 1 liter of blood shift from legs and is blanketing circulation towards the central venous system. सेंट्रल वीनस सिस्टम की तरफ जब ये अचानक से ज़्यादा अमाउंट ब्लड का चला जाता है तो ओवरलोड हो जाता है. ओवरलोड
अगर फेलिंग हार्ट है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर है, तो हार्ट ये हैंडल नहीं कर पाता इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न, या फिर जिसे हम प्रीलोड कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कंजेस्शन होती है, पल्मोनरी कैपिलरी कंजेस्शन, इंटरस्टिशियल एडिमा होती है। पेशेंट को लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं और उनके लंग्स स्टिफ हो जाते हैं और इन्फ्लेट होना हार्ड हो जाता है लंग्स का। नाउ हाउ विद द पेशेंट प्रेजेंट इन द वार्ड सेटिंग में पेशेंट आपको यू कैन ऑफन स्पॉट ऑर्थोप्निया बिफोर यू इवन स्पीक टू द पेशेंट। आपको देखने से ही पता लग जाएगा समवॉट। इसमें पिलो साइन होता है। पिलो साइन का मतलब बेसिकली यही है कि पेशेंट वुड बी प्रॉप्ड अप ऑन 3 और 4 पिलोज, सांस लेने में जैसे उसे आसानी हो। उसके अलावा चेयर स्लीपर्स होते हैं। चेयर स्लीपर बहुत ही सिवियर केसेस में पेशेंट्स विल टेल यू कि उन्होंने बेड पर सोना ही छोड़ दिया है। दे नाउ स्लीप इन एन आर्म चेयर और अ रिक्लाइनर। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है व्हेन इन सुपाइन पोजीशन, जब आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट की, या फिर आप पेशेंट को कहेंगे एग्जामिनेशन के लिए कि बेड पर लेट जाएं, तो आपको विजिबली दिखाई देगा पेशेंट ब्रीथलेस होगा, एंशियस होगा विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स। अब आप हिस्ट्री कैसे लेंगे? हिस्ट्री में यू वॉन्ट जस्ट आस्क आर यू ब्रीथलेस, यू वुड आस्क अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ देयर स्लीप। पेशेंट से आप पूछेंगे कि हाउ मेनी पिलोज डू यू यूज़, वो कितने पिलोज यूज़ करते हैं रात को सोने के वक्त। या फिर आप ये भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने अपने पिलोज ज़्यादा कर दिए हैं पहले वो 1 पर सोते थे अब 2 पर सोते हैं, या फिर एक्स्ट्रा पिलो रखते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी डिस्निया वर्स हो रही है या नहीं। एंड देन केस प्रेजेंटेशन और वाइवा और केस प्रेजेंटेशन में एग्जामिनर को आप पिलो ग्रेडिंग ही एक्सप्लेन करेंगे। मतलब अगर पेशेंट को ऑर्थोप्निया है और आप देख रहे हैं कि पेशेंट 2 या 3 पिलोज रख रहा है, तो यू वुड से दैट द पेशेंट इज़ प्रॉप्ड अप ऑन 3 पिलोज। दिस इज़ कॉल्ड पिलो ग्रेडिंग। नाउ व्हाट इज़ PND? पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। Sudden and severe episodes of shortness of breath and coughing that generally occur at night and awaken a person from sleep. ये पेशेंट आपको समवॉट जब आप क्लिनिकल सेटिंग में होंगे, दिस पेशेंट विड समटाइम्स से कि उन्हें नाइट मेयर्स आते हैं, इसीलिए वो उठ जाते हैं और तेज़ तेज़ सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें एनजाइटी होती है। इससे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें ऑर्थोप्निया से? ऑर्थोप्निया से डिफ्रेंशिएट करना आसान है। इमीडिएटली होती है ऑर्थोप्निया जैसे ही पेशेंट लेटता है, तो पर जो PND होती है वो डेवलप होने में टाइम लगाती है। 1 to 2 आवर्स लगते हैं, पेशेंट नींद में चला जाता है, फिर डेवलप होती है PND। और ऑर्थोप्निया जब पेशेंट जल्दी से उठ जाता है तो वो जल्दी से रिलीव हो जाती है, पेशेंट को इमीडिएटली सांस लेने में आसानी हो जाती है। पर PND में क्या होता है, पेशेंट को और टाइम लगता है, 15 to 30 मिनट्स लगते हैं PND को रिजॉल्व होने में, इवन आफ्टर सिटिंग अप और स्टैंडिंग बाय एन ओपन विंडो। अब समटाइम्स the examiner might just ask you, why is there a delay? Why does it take 2 hours or 1 hour for the patient to become normal or the dyspnea to be relieved? Then you will explain 3-step explanation. 3-step explanation ये पहले fluid reabsorption होता है। You will explain कि during the day gravity normally fluid को legs की तरफ खींचती है, एडिमा हो जाती है पेशेंट को, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ लेग्स के एडिमेटस हो जाते हैं। और जब पेशेंट जाता है रात को, लेटता है पेशेंट, तो वो एडिमेटस फ्लूइड स्लोली रीअब्सॉर्ब होता है बैक ब्लड स्ट्रीम में। फास्ट नहीं होता, स्लोली होता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लग जाता है। अगर पेशेंट को लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर होता है तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम हार्ट हैंडल नहीं कर पाता। लेफ़्ट वेंट्रिकल उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता और ब्लड वापस पल्मोनरी वेन्स में और लंग कैपिलरीज में चली जाती है और पेशेंट को ड्राउनिंग सेंसेशन आती है कि वो उस ड्राउनिंग सेंसेशन आती है, फ्लूइड इवेंचुअली लीक हो जाता है, एल्वियोलाई में इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाती है, जिसकी वजह से लंग कंप्लायंस जो होती है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। और ब्रोंकियल, इसमें कफिंग इसलिए होती है क्योंकि ब्रोंकियल इरिटेशन होती है। ब्रोंकियल इरिटेशन की वजह से पेशेंट को कफिंग फील होती है और पेशेंट गास्पिंग सेंसेशन के साथ कफ भी करता है। इसके अलावा हाउ वुड द पेशेंट प्रेजेंट
if they have a PND, how would the patient present in the clinical setting? पेशेंट आपको कहेगा कि मुझे सडनली रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे नींद से मैं उठ जाता हूँ, गास्पिंग फॉर एयर, और कहेगा कि उसे विंडो खोलने की ज़रूरत पड़ती है या दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत पड़ती है। वो उठ जाते हैं बेड से फ्रेश एयर के लिए, सांस लेने के लिए। उन्हें ड्राई कफ होने लगती है अचानक से, जो रुकती नहीं है वो जब तक रिलैक्स हों, बैठें। और कभी कभी पेशेंट्स कहते हैं कि उन्हें सफोकेशन होती है। पेशेंट आपको ये भी कहेगा कि उन्हें नाइट मेयर्स आते हैं जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते सही से और उठ जाते हैं नींद से। PND अब बहुत स्पेसिफ़िक होती है। PND की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। ऑर्थोपनिया PND ही होती है। अगर कोई भी पेशेंट आपको PND के साथ क्लिनिकल सेटिंग में मिले तो यू वुड इट इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ congestive heart failure. What is platypnea? Platypnea is defined as dyspnea that is induced by sitting or standing and is relieved by lying flat, the supine position. Now this is somewhat paradoxical. Supine position में पेशेंट सही हो रहा है और स्टैंडिंग या सिटिंग से उसे डिस्निया फील हो रही है। दैन ये मोस्टली हमेशा ऑर्थोडेक्सिया मतलब ड्रॉप इन ऑक्सीजन सेचुरेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। 5% से ज़्यादा हो जाती है, 5% से ज़्यादा हो जाती है लाइंग पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में जब पेशेंट आता है। नाउ व्हाई ऑन अर्थ वुड समवन फील बेटर लाइंग डाउन? मोस्ट कॉमन काजेज़ होते हैं प्लेटिपनिया के जिसमें पेशेंट को कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, कम्युनिकेशन होती है हार्ट में एबनॉर्मल, और उसके अलावा ग्रेविटी का भी रोल होता है इसमें। पेशेंट जब बैठता है तो ग्रेविटी बेस ऑफ लंग्स में पुल कर देती है ब्लड को। इसके कॉमन काजेज़ होते हैं प्लेटिपनिया के 3 कॉमन काजेज़ होते हैं। हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम होता है, HPS, एंड HPS के अलावा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, और पेटेंट फोरामेन ओवेल हो सकता है, पोस्ट न्यूमेक्टोमी। हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में पेशेंट्स ऑफन लिवर सिरोसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। लिवर सिरोसिस में उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं लंग्स के बेसिस में इंट्रापल्मोनरी शंट्स बन जाते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। उसके अलावा पोस्ट न्यूमेक्टोमी होती है जिसमें पेशेंट का लंग समटाइम्स आफ्टर लंग इज़ रिमूव्ड, रिमेनिंग जो हार्ट वेसल्स होती हैं वो शिफ्ट करती हैं और पोस्चरल शंट क्रिएट करती हैं। नाउ द MMRC ग्रेडिंग, यू मस्ट नो द MMRC ग्रेडिंग। आप जब कोई पेशेंट देखेंगे डिस्निया का, यू कैन नॉट जस्ट से द पेशेंट हैज़ डिस्निया। आपको क्वान्टिफाई करना होता है कि पेशेंट को डिस्निया तो है बट किस लेवल, किस स्केल की डिस्निया है। MMRC से हम क्वान्टिफाई करते हैं मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल स्केल। डेविडसन में भी आपको यही सजेस्ट किया गया है। इसमें क्या होता है, स्केल 0 to 4 होता है। 0 का मतलब होता है कि पेशेंट को सिर्फ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज जो कि फिजियोलॉजिकल है, इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज से ब्रीथलेसनेस होती है फील। और ग्रेड 1 में पेशेंट आपको कहेगा कि उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है जब वो ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हैं, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है। ग्रेड 2 में होता है पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि ग्राउंड लेवल पर ही उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है। आई वॉक स्लोअर देन पीपल ऑफ द सेम एज बिकॉज ऑफ ब्रीथलेसनेस और हैव टू स्टॉप फॉर ब्रीथ व्हेन वॉकिंग एट माई ओन पेस। नाउ दिस इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल। एंड ग्रेड 3 में होता है पेशेंट आपको कहेगा कि आई स्टॉप फॉर ब्रीथ आफ्टर वॉकिंग अबाउट 100 yards और आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑन लेवल ग्राउंड। एंड ग्रेड 4 में पेशेंट आपको कहेगा आई एम टू ब्रीथलेस टू लीव द हाउस और आई एम ब्रीथलेस व्हेन ड्रेसिंग। मतलब ग्रेड 4 एक्सट्रीम सिवियर डिस्निया होती है जिनमें पेशेंट बिल्कुल आसान काम करने में भी सांस लेने में उन्हें मुश्किल होती है, सांस नहीं ले पाते, जैसे कपड़े बदलना हो या फिर 2-4 स्टेप्स स्टेयर्स की चढ़ना हो, बिल्कुल आसान काम में भी उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है। Subscribe to join the next heist, and remember, medicine is always about listening. If the patient says they can't breathe, believe them first, then use the patterns of orthopnea, PND and platypnea to find the culprit. Thank you.